अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्ला जान। आज बड़ी ख़बर है और यकीनन पीटीआई के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं। एक बॉम्बशेल है सियासी तौर पे पीटीआई के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने से इनकार किया है, बल्कि ये पीटीआई को नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, कि जिसमें पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान शामिल हुए थे और मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दायर की थी। तो आज का जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि पीटीआई बल्कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है बतौर सियासी जमात, उसने मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्त बर वक्त जमा नहीं कराई, जो कानूनन लाजमी था। और उसके साथ ही मखसूस नशस्तें किसी जमात की जीती हुई नशस्तों की तनासब से मिलती हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो सलमान अकरम राजा साहब जो सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आज के इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये फैसला जमहूरियत पर एक और जद है। इसको हम दो पहलुओं से देख सकते हैं। एक पहलू वो है जो एक मेंबर ने अपने इख्तिलाफी नोट में अपनाया है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि किसी जमात को उसके तनासुब से ज्यादा मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। यानी कि अगर किसी ने कौमी असम्बली में 20% नशस्तें जीती हैं तो उसको जो ख़वातीन या अक़लियतों का कोटा है उसमें से भी 20% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब यहाँ अगर सूरत हाल ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, आप कहते हैं, लिस्ट नहीं थी, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, तो फिर वो नशस्तें किसी दीगर पार्टी को भी नहीं जा सकती। देखिए, ये एक खला रह गया है आइन में और कानून में। वो नशस्तें फिर आपको खाली रखना पड़ेंगी। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 104 है वो आइन से मुतसादिम है। आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि नशस्तें दी जाएंगी, मखसूस नशस्तें, उसी तनासुब से जिस तनासुब से किसी ने नशस्तें जीती हैं या आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी में शामिल हुए हैं इलेक्शन के बाद। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अगरचे इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड जमात है और उसमें आज़ाद अरकान जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे वो शामिल हो गए हैं। लिहाजा उनके पास अब कौमी असम्बली में एक हिस्सा मौजूद है। उस हिस्से के मुताबिक उनको मिलनी है सीटें मखसूस नशस्तों में। लेकिन सेक्शन 104 ये कह रहा है कि फलां तारीख तक अगर आपने लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो आपको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। मेरी नजर में जो तारीख की कदगन सेक्शन 104 ने लगाई है ये आइन से मुतसादिम है। आइन ऐसी कोई कदगन नहीं लगाता। आइन सिर्फ ये कहता है कि जितनी नशस्तें आपके पास हैं इलेक्शन के बाद, खा वो आपने इलेक्शन में जीती हो या आज़ाद अरकान शामिल हुए हो, उन नशस्तों के तनासुब से आपको मखसूस नशस्तें मिलनी है। आप आइन का आर्टिकल 51(6) पढ़ लें, बहुत वाज़ेह है। सेक्शन 104 आइन के ताबे है और आइन से मेरी नजर में मुतसादिम है। लिहाजा होना यही चाहिए था जो सिंगल मेंबर ने या इख्तिलाफी नोट लिखने वाले मेंबर ने कहा है इलेक्शन कमीशन के नशस्तों को खाली रखा जाए उस वक्त तक के कानून में कोई तब्दीली आए। या आप आइन को तरमीम करें या सेक्शन 104 को कोई अदालत कलअदम करार दे, आइन के मुनाफी करार दे, और उसके नतीजे में ये जो नशस्तें खाली रह गई हैं वो दे दी जाए फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। ये इस तमाम मामले का मैं समझता हूँ जायज आईनी और कानूनी एक तरह से तज्जिया भी है और आगे के लिए लाया अमल भी। ठीक, मगर राजा साहब, एक ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म में कि जो सियासी जमात इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा लेके कुछ जीतती है और असेंबली के अंदर बतौर जमात मौजूद होती है, ये आइन के अंदर तो वाज़ेह लिखा हुआ है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें लिखा है सिक्योर्ड बाय, उसमें लिखा है सीट सिक्योर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। सिक्योर्ड से क्या मुराद है? लेकिन साथ कह दिया ना कि सिक्योर्ड बाय की तशरीह कर दी कि इट विल इंक्लूड दोज हु जॉइन दैट पार्टी। लिहाजा कोई कदर नहीं है कि उसने सिक्योर की हो इलेक्शन में। काउंसिल ने के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उनके लीडर ने इलेक्शन लड़ा था, पार्टी के तौर पे नहीं लड़ा था। चले, बेशक उन्होंने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, और अगर उन्होंने कोई नशस्त नहीं भी जीती तो आइन कदगन नहीं लगाता। आइन कहता है कि इट विल इंक्लूड those members who contested as independents and subsequently have joined that party। इसलिए यह कहना कि पहले से उसकी कम से कम एक नशस्त होनी चाहिए तब आइन का यह हिस्सा लागू होगा, बिल्कुल गलत है। एक नशस्त भी ना हो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, लेकिन अगर आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो गए हैं तो उनका हक बन जाता है। मगर राजा साहब, ये जो अब कैलकुलेशंस आ रही हैं, क्योंकि अब 9 मार्च को सदारती इलेक्शन भी है,
तो आपके ख्याल में ये कैसे इफ़ेक्ट होगा? जो हमने कुछ कैलकुलेशन की हैं इसके मुताबिक तो सदर के जो कुल वोट हैं चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली और सेनेट के मिला के वो 696 बनते हैं, और इस वक्त जो मखसूस नशस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाती तो आपकी कुल नशस्तें जिनसे आपको महरूम किया जाएगा चारों सूबों और पार्लियामेंट के से, वो 38 वोटें आपकी कम हो जाएंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सदारती इलेक्शन के लिए। तो अगर बाद में आपकी ये नशस्तें आपको मिल जाती हैं तो सदारती इलेक्शन तो हो चुका होगा, तो फिर आप क्या समझ रहे हैं, अब क्या कानूनी रास्ता आपके पास? क्या सदारती इलेक्शन हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट में आप पहले अपील दायर करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता अपील उससे पहले ये सुन ली जाए कि फैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन जब भी फैसला हुआ तो सूरत हाल को तब्दील करना होगा। आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को देखिए, वहां पे तकरीबन नशस्तों की कुल नशस्तों की तादाद मखसूस नशस्तों से पहले 120 के लगभग है। उसमें से 87 सीटें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम है। अब उन 87 सीटों वालों को आप एक भी नशस्त नहीं देंगे, और जो दीगर लोग हैं जिनके पास कुल नशस्तें 30, 25, 33 हैं, उनमें तमाम नशस्तें आप बांट देंगे। ये एक मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल होगी कि 87 नशस्तों वाली पार्टी को एक भी नशस्त नहीं मिली और 3 नशस्तों वाली पार्टी को एक नशस्त मिल गई। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मेरी नजर में आइन की रूह से दुरुस्त नहीं है। जल्दी या बदेर इसको तब्दील होना है। एक फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिलाखिर, और इस सूरत हाल को दुरुस्त किया जाएगा। उस वक्त फिर सवाल पैदा होगा कि जो सदर का इलेक्शन हुआ या जो सेनेट के इलेक्शन हुए उन पे उस फैसले का क्या असर होगा। जी, एक सवाल तो है, क्योंकि सदर को फिर 2/3 अक्सरियत के बगैर तो नहीं हटाया जा सकता ना। नहीं, उस वक्त तो ये होगा ना कि इलेक्शन ही फिर दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो दुरुस्त मुरतब नहीं हुआ था। तो आप सदारती इलेक्शन के अमल को चैलेंज करेंगे या इन मखसूस नशस्तों के? लेकिन अगर बाद में ये बात सामने आ जाती है कि नशस्तों की तादाद गैर आईनी तरीके से रखी गई या नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पीटीआई को, तो फिर पूरा जो इलेक्शन होगा सदर ममलिकत का और सेनेट के जो इलेक्शन होंगे उनके हवाले से एक सवालिया निशान उठेगा। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस सदर के इलेक्शन को रोक भी सकती है? देखिए, रोकने का इख्तियार तो जाहिर है, लेकिन कुछ मामलात होती हैं जो आइन के तहत हल होने होते हैं। मेरी नजर में पहले 1-2 दिन की हेयरिंग करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े फैसले किए हैं, जैसे बल्ले वाला फैसला था कि नहीं मिलना, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया। तो अब भी मौका है कि एक आइंदा के आइनी बहरान से बचने के लिए फौरन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे और ये देखे कि ये जो नशस्तें नहीं दी जा रही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कानून के इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं है। मेरी नज़र में ये मामला फिर फौर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन से जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से, आपके ख्याल में ये कितना मुनासिब मुतालबा है? देखिए, मैंने उसकी जुज़ियात नहीं देखी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है बिलउमूम पीटीआई या पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से कोई बहुत हौसला अफजा नहीं रहा। जितनी भी ये पिटिशनें 8 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन में दायर की गई, उनसे इस्तदा की गई कि फॉर्म 45 मंगवाइए, जिनकी बुनियाद पे आरओ साहिबान ने फॉर्म 47 बनाए हैं, यानी कि फैसला जो रिजल्ट है उसका ऐलान किया है। किसी मुकदमे में फॉर्म 45 नहीं मंगाए गए। कानून का सेक्शन 95 इलेक्शन एक्ट 2017 का ये कहता है कि 14 दिनों के अंदर अंदर तमाम फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे लगाएगा। ये भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इसकी वजह से ये तमाम तनाज़ा और जो एक वक्त मिल रहा है लोगों को जाली फॉर्म बनाने का, जाली बैलेट पेपर करने का, वो मिल रहा है। ये तमाम मामलात अगर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किए होते तो इतना बड़ा तनाज़ा पैदा ना होता। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया होता इलेक्शन की सेहत को जांचने के लिए और उसको सच को सामने लाने के लिए, तो हम आज एक बहुत दूसरी जगह खड़े होते। इस मुल्क में ये अफरा तफरी और तनाज़ा ना होता। आइन से संगीन गद्दारी के मुकदमे की भी बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ। बैरिस्टर अली जफर ने, देखिए, मैं हर कमेंट पे तो अब नहीं अपना कमेंट दूंगा ना। किसी ने कोई बात कर दी तो कर दी, मुझसे आप आईनी कानूनी नौयत की बात करें प्लीज। किसी और के कमेंट पे मेरा कमेंट ना लीजिए। चले, तो आप समझते हैं कि ये तसलसल है ये इलेक्शन कमीशन का फैसला उस पुराने फैसले से जिसके तहत बल्ले का निशान आपसे छीना गया, और अगर वो ना छीना जाता तो आज ये बहरान ना होता? वो ना छीना जाता तो ये सूरत हाल ना होती। मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद फैसले और इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए रूल जो है वो आइन से मुतसादिम है।
हमने एक रूल 94 को चैलेंज भी कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारी पिटीशन नहीं लगी, एक माह हो गया है तकरीबन, लेकिन बहुत से ऐसे मामला हैं जिनको मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करना होगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं अब आपके ऐसी दरख्वास्तों की कोई भी बेंच में वो शामिल ना हो। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर किसी और के किसी कमेंट का मुझसे मांग रहे हैं कमेंट, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। लेकिन आपके ख्याल में अब मामलात अगर ये हल ना हुए और ये मखसूस नशिस्तें आपको न मिली तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा इसका, क्योंकि वहाँ पे तो बड़ी एक टेक्निकली जी, मैंने भी आपसे अर्ज किया ना कि वहाँ 87 नशस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की या पीटीआई की, उन 87 नशस्तों के हवाले से एक भी सीट नहीं मिलेगी ख़वातीन की और अक़लियतों की। एक बिल्कुल वज़ाक़ाखेज़ सूरत हाल होगी। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन इस मामले में दखल देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलमान अकरम बलाजा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। एक नेक्स्ट ब्रेक में के बाद हम बात करेंगे साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब अशतर औसाफ अली से। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब अशतर औसाफ अली ने। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है मेरी दानिश में वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए दुरुस्त है क्योंकि तीन कोई एलिमेंट्री बातें थी जो कि मैंडेटरी हैं। पहली बात कि एक लिस्ट देनी होती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो अल्टीमेटली हारें या जीतें, चाहे वो एक भी नशिस्त ना ले सकें, तो वो उनको लिस्ट देना होती है इन एंटिसिपेशन कि वो जीतेंगे और उनको उस तनासिब से फिर जो है सीटें मिलेंगी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई, नंबर 1। नंबर 2, उनका कोई रुकन उनकी टिकट पे या उनके प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन जीत के असेंबली में नहीं आया। नंबर 3, अगर कोई आज़ाद अरकान शामिल हो जाएं उसके अंदर किसी सियासी पार्टी में, तो उनका जो मजमूई अदद है वो जरूर गिना जाएगा, लेकिन वो मजमूई अदद होगा, यानी जो आपने लिस्ट दी है उसके मुताबिक वो फिर बढ़ाया जा सकता है, और अगर वो कम लोग होते हैं तो वो घटाया जा सकता है। तो जब लिस्ट ही मौजूद नहीं, यानी बुनियाद नहीं है, जब जड़ नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कोई किसी किस्म का पौधा नहीं उग सकता और उसका कोई समर नहीं आ सकता, उसके कोई फूल नहीं लग सकते, उसका कोई फल नहीं आ सकता। अशरफ साहब, बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में आज मुख्तसर सी एक छोटी सी बात की, वो आपको सुनाते हैं, फिर आपसे राय लेते हैं। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। तो हम डिमांड करेंगे आज के दिन इस हाउस से कि पहले तो ये रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए, और ये सेनेट की तरफ से ये रेजोल्यूशन हम तैयार की हुई है, अभी उसको पेश करते हैं। वो एक मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। इस फैसले के बाद इतना सीरियस गैर आईनी गैर कानूनी फैसला, इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जनाब चेयरमैन, ये भी हम बता रहे कि अगर इस फैसले के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शंस हुए अगले जाने के मेंबर, तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे। तो अशरफ साहब, सबसे पहले तो दूसरी पार्टी को शेयर कैसे मिल सकता है, फिर इस्तीफे का मुतालबा, आर्टिकल 6 का मुतालबा, और सदारती और सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते? पहली बात तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो किसी और को नहीं मिल सकता, उनको सिर्फ उतना ही मिलेगा जो उनके तनासब के हिसाब से उनका हिस्सा बनता है। तो सीटें खाली रहेंगी आप कह रहे हैं? मेरे नजदीक वो सीटें खाली रहनी चाहिए। तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अब ये भी तो मुमकिन है ना
कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हिस्सा लेती है और वो लिस्ट देती है और वो कामयाब नहीं होती, उसके कोई नहीं आते और उसके अंदर 5-6 लोग और आ जाते हैं या 80 आ जाते हैं, 90 आ जाते हैं, जो भी है, तो वो उसके अंदर वो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 ही होता है। इसका मतलब है कि जो आज़ाद उम्मीदवारों का अगर कोई आ जाते हैं और वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो वो वाली सीटें भी फिर खाली रह जाती हैं। दैट इज राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर वो आइन के अंदर जो तादाद लिखी है असेंबली की, वो तादाद कैसे पूरी होगी? देखिए मैं बताऊं आपको, ये नहीं है। अब देखिए बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसमें असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले कुछ लोग मुस्ताफी हो जाएं या असेंबली की मुद्दत पूरी होने से पहले कुछ लोग जो है वो फौत हो जाते हैं। चले 1 महीना 2 की तो बात है, तो वो तो और बात है। 5 साल जो है खाली रहेगी सीटें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में बहुत सारे मामला आ सकते हैं। हो सकता है कि कानून जो है इसको तब्दील किया जाए, हो सकता है इस कानून को कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे दे, हो सकता है पीटीआई को सिंबल बहाल हो जाए और वो बतौर जमात एक्सेप्ट किया जाए उनको। ये सारी बातें मुमकिनात में है। सही, मगर ये जो आर्टिकल 6 का मुतालबा हो रहा है इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा, वो फैशनी बात है। आपने देखा होगा कि ये सियासी बातें जो है और की जाती हैं, आर्टिकल 6 का इतलाक की बात होती है। याद रखिए, आइन के खिलाफ फैसला करना और चीज है और आइन को तोड़ना और बात है, उसको तातुल में रखना और बात है। आर्टिकल 6 का इतलाक नहीं होता। तो ये सदारती और सेनेट इलेक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको स्टे कर सकती है इन इलेक्शंस को? सुप्रीम कोर्ट जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन के मामलात में इंटरफेयर करेगी, ना करना चाहिए। लेकिन अगर आईनी मामला है, आइन की तशरीह का मामला है, तो फिर तो आइन की पहले तशरीह होगी तो फिर मामला चलेगा ना। आइन की तशरीह से पहले स्टे तो नहीं सकता। तो ये डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग हो सकती है? क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और अगर ये फैसला बाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आ जाता है तो फिर वो इलेक्शन दोबारा होंगे, सदारती इलेक्शन? जी फिर दोबारा हो सकते हैं, उसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। फिर ये मामला तो नहीं होगा कि अब तो 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए सदर को हटाने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 38 वोट जो हैं उनको बज़ाहिर बांटा जा रहा है और आप कहते हैं ये दूसरी जमातों को नहीं दिया जाना चाहिए था। तो इस हद तक आप एग्री नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन से? मैं उस नुक्ते पे एग्री नहीं करता मैं। तो आपने जो अक़लियती नोट पढ़ा होगा, एक इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनका जो अक़लियती नोट है, बाबर हसन भरवाना साहब जो मेंबर हैं, आप उससे एग्री करते हैं? मैं उससे एग्री करता कि पार्लियामेंट ही इसकी अमेंडमेंट कर सकती है? दैट इज राइट, या कोर्ट उसकी तशरीह कर। और वो पार्लियामेंट जो है इन मखसूस नशस्तों के बगैर होगी, खाली नशस्तों? मैं बताऊं, देखिए वो एक फर्क है, ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं, ये अलॉटमेंट की बात है, ये सिलेक्शन की भी बात नहीं है और इसका ताल्लुक तनासुब के साथ। बस अगर इंटर पार्टी इलेक्शन अब जो पीटीआई ने कराए हैं वो कबूल कर लिए जाते हैं तो क्या उनका जो बतौर एक सियासी जमात पार्लियामेंट के अंदर जो एक शनाख्त है वो बहाल हो जाएगी? वो बिल्कुल बहाल हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। नहीं, फिर बता दें सर जो भी है। We'll cross the bridge when we get there. ये कोई सीक्रेट है? नहीं, आपने कहा बहाल हो सकती है, यानी उनको मखसूस नशिस्तें फिर वापस मिल सकती हैं? नहीं नहीं, वो अलग डिबेट हो। अच्छा, उसमें मतलब कानूनी पेचीदगियां हैं बहुत सारी, मगर सिंबल बहाल हो जाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं। और नेक्स्ट इलेक्शन में अगर कोई पीटीआई का जीत के आ गया तो फिर वो पीटीआई के तमाम अरकान उनको ज्वाइन करने में तो 3 दिन की डेडलाइन तो गुजर चुकी होगी। वो गुजर चुकी होगी, ये एक फाश गलती की है इन्होंने। बहरहाल सर, ये मेरे ख्याल में जैसा कि एडवोकेट सलमान राजा कहते हैं, ये एक आइन की तशरीह का मामला है, कानून पे अमल दरामद का शायद नहीं है। और आइन की तशरीह जब होनी है तो उसमें ज़ाहिरी बात है ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं उनको शायद फिल करना भी एक आइनी ज़िम्मेदारी होगी। आप ये मानते हैं इस बात को? देखिए, जब तक एक कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए तो बात नहीं बनती। लेकिन उसकी तशरीह तो एनीवे सुप्रीम कोर्ट या अदालतें ही करेंगी। बिल्कुल
ठीक, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर उसाफ अली ने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। साबिक MNA भी रहे हैं। 1985 से आज तक इलेक्शन जीतते ही आए हैं। कौमी असम्बली के अभी हाल ही में रुकन मुंतखब हुए हैं। कानून की डिग्री ली है पंजाब यूनिवर्सिटी से और MA इकनॉमिक्स भी किया है। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। PTI को जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे, तो आपको तो 38 वोटों का फ़ायदा हो गया है। तो ये तो आपकी तो पहले से ही कामयाबी फिर यकीनी हो गई सदारती इलेक्शन में, और सेनेट में भी आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो कैसे देख रहे हैं इस सारे अमल को आप? बड़ी मेहरबानी हिम्मतुल्लाह साहब। मैं आपको बताऊं कि जहां हमारे फ़ायदे की बात है या खुशी की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं। जहां भी कामयाबी मिले या कोई सियासी फ़ायदा हो तो उसकी खुशी होती है। लेकिन इसका जो अब शोर ये डालते हैं, इन्होंने खुद ही जो काम किया PTI के क़यादत ने या रहनुमाओं ने, और वो उसमें देखें मेजॉरिटी जो है वो बड़े काबिल वकील हैं, बड़े टॉप के बड़े सीनियर वकील हैं। एक खोसा है और बैरिस्टर गोहर है, उसके चेयरमैन भी है शायद PTI का। ये बैरिस्टर हैं अली जफ़र साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। और फिर बाहर भी जो इनके मशीरान हैं वो भी हैं। तो इन्होंने जब इनको वो नहीं पार्टी को रजिस्टर जो थी उसको नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया, जो उसकी वजूहत आपको पता है कि इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुए। वो इलेक्शन था जो उन्होंने 20 दिन दिए कि आपका इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, 20 दिन में आप इलेक्शन कर लें इलेक्शन कमीशन ने। तो उस वक्त भी इन्होंने कमाल किया कि उसको बिल्कुल ही कोई वेन्यू जो है उसको भी नोटिफाई नहीं किया। और ये सारे कानून दान थे, ये सारे वही काम कर रहे थे और वो फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो फिर इलेक्शन में ये इंडिपेंडेंट के तौर पे इनके लोगों ने इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद जो किसी पार्टी में शामिल हुए वो इंडिपेंडेंट जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आजकल हैं, उन्होंने ऐसी पार्टी ढूंढी जिसने ना तो इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ना ही उसने कोई लिस्ट दी हुई थी स्पेशल सीटों की। वो मैंडेटरी है। उन्होंने मेरा डेट भी एक्सटेंड की उसकी इलेक्शन कमीशन ने कि हम इस लिस्ट देने की डेट एक्सटेंड कर दें। तो पास्ट में भी आपको पता है जब भी ऐसी कोई बात हुई है तो अगर शार्ट ऑफ उसमें नंबर और लिस्ट में, तो वो तो पूरे करने के लिए इजाज़त दी जाती है कि आपके यहाँ 20 दिए थे नाम, लेकिन 25 सीटें आ गई, आप 5 और नाम दे दें। लेकिन अमेंड वो उसकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी अमेंड नहीं होता। तो जो उन्होंने लगाई होती है 1 2 3 4 पार्टी ने, तो ये अभी मैं समझता हूँ ये शोर कर रहे हैं, लेकिन अपनी खिफ्त पे के अंदर से उनको पता है कि हमने गलत काम किया है, हमारा राइट नहीं। ये तो देखें कानूनी बातें तो आपकी दुरुस्त हैं बज़ाहिर, और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बल्ले के निशान के हवाले से अब तो वो एक रिकॉर्ड का बल्कि तारीख का हिस्सा है। मगर हकीकत तो ये है ना कि ये सारा इलेक्शन का अमल जो है आप देख लें कि वो सारा ही मतनाज़ा हो चुका है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो तनाज़ा है वो अभी तक हल नहीं हुआ। और ये बात दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अभी तक तमाम हलकों के अपलोड नहीं किए, और जो उनकी कानूनी ज़िम्मेदारी थी। तो ये सारा अमल मतनाज़ा नहीं होता जा रहा, और अब सदारती इलेक्शन भी एक मतनाज़ा हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। मतीउल्लाह साहब, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जो मेरी होश में हमारे 85 ऑनवर्ड की आप बात कर रहे हैं, स्वाय 85 के वो नॉन पार्टी हाउस था और पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया हुआ था उसका, लेकिन नॉन पार्टी था वो इलेक्शन। लेकिन बाद में जितने भी हुए उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क हुए हैं, कोई ना कोई सवालात उठे हैं, उंगलियां उठी हैं। यहाँ कल्चर भी है हमारा कि हारने वाला मानते ही नहीं है कि मैं हारा हूं। शायद इस तरह के सवाल तो कभी नहीं उठे जो इस दफा उठ रहे हैं। वो बताता ना कि वो आस्ता आस्ता उसकी बढ़ती गई। इस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें, लेकिन हम क्योंकि उस वक्त विक्टिम थे, हम टारगेट थे, और इससे वर्स्ट इलेक्शन था ये। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पोलिंग डे भी था ना, उस दिन भी रिगिंग इतनी हुई, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। अंदर लोग बैठे हुए थे,
मखसूस लोग और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया। काउंटिंग पे कोई अगर कोई था तो उसको बाहर निकाला, कोई लेट गया उसको दीवार के ये 2018 की बता रहे हैं आप? मैं 2018 की बात कर रहा जी हूँ। जी जी। और 2024 में भी आप कह रहे हैं कि यही हुआ और ये कोई नई बात नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन हमने अच्छा, ज्यादा सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक। पता है आपको कि हमारे जो कायदीन थे पार्टी PMLN के शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो बड़ी आके फजल रहमान साहब कहते थे, मौलाना साहब, कि आप मत ओथ लें जाके। आपको पता है कि उन्होंने कहा था इस असम्बली में मत जाएं, ओथ मत लें, क्योंकि ये तो एक धांधली ज़दा असम्बली है और बहुत ही वन में था। और यहाँ प्री पोल भी जो काम हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो भी जारी, वो भी आपको पता है। 18 में बात कर रहा हूँ, पोलिंग वाले दिन भी हुआ, पहले भी हुआ, पोस्ट पोल भी हुआ। तो अब क्या हुआ राणा साहब? RTS हटा दिया गया। लेकिन अब जो है, मेरा ख्याल है कि कानूनी मुश्किलातियाँ एक तरफ, पोलिंग इतना साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है कि मैंने इतने इलेक्शन लड़े, इतना फेयर इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन इनका यही था कि हमने ये पहले तयशुदा था कि हम 45 का एक स्कैंडल बनाएंगे और उस पर ये करेंगे। ये इनके कैंडिडेट इनको मिलते थे जहाँ थोड़ा सा मार्जिन कम होता था, वहाँ पे 45 नया तैयार कर लेते थे। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक जो परसेप्शन थी या एक जो उनका मकसद था कि इसको हमने सिलेक्शन किस तरह करना है। अब मुझे बताएं KPK में क्या हुआ है? KPK में जो ज़्यादा अहम इलाका है वहाँ पे रिगिंग हुई है। वहाँ तो अमीनुल्लाह गंडापुर को उन्होंने लगा दिया है। वहाँ पे कहते हैं कि KPK में किसी को हिम्मत ही नहीं हुई रिगिंग करने की। किसी को हिम्मत नहीं हुई? हाँ जी। क्यों? कहते हैं किसी को जरूरत ही नहीं हुई, तो लोग इतने निकल आए PTI के। वहाँ पे गुंडागर्दी करके ना टेक ओवर किया था। मैंने तो खुद देखी है, वायरल हुई कि स्टैम्प कर रहे थे, होस्टेज बनाया हुआ था स्टाफ को। वहाँ तो टोटल इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। ये छोड़े, ये बातें अपनी जगह है, KPK की जरूरत नहीं हुई किसी की। राणा साहब देखें, ये बात तो तय है, राणा साहब भी फारग हैं, ANP वाले भी फारग हैं। ये बात तो तय है कि इस इलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाज़ात खड़े हुए हैं फॉर्म 45 और 47 के हवाले से। और इसी वजह से जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, उसका भी बाइकआउट किया है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने। और क्यों किया, ये ज़रा सुन लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। OPM जो है ना, वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना। असल में हल्फ बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या RO से बना है। जी, सवाल कर रहे हैं अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। यही तो उनका एक उन्होंने बयानिया बना लिया ना। जिस तरह 13 में उन्होंने 35 पर 35 पेंशन की बात नहीं करते थे, तो बाद में हंस के दिखा दिया हमें। इस प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी और इमरान खान ने भी कि नहीं, वो तो मुझे पोया ने बताया था, उसको उसने बताया था, उसको उसने बताया था। तो ये तो एक सियासी बात है, छोड़े, ये तो सियासी एक हमारा था। तो उस वक्त भी कमीशन फिर फाइनली बना और जो निकला वो भी आपको पता है। ये ऑनेस्टली ये जो, तो आप ये कह रहे हैं राणा साहब कि ये जो इंतखाबात हुए ये साफ और शफाफ इंतखाबात थे, आप दिल पे हाथ रख के ये कह रहे हैं? नहीं, मैं अब कहता हूँ कि ये उसी तरह के इलेक्शन थे जहां देखे ना, मैं पोलिंग जैसे 2018 में हुए थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उस तरह के नहीं हुए। ये बेहतर इलेक्शन थे, लेकिन इनकी अपनी कोई कानूनी तौर पे ये अपना नहीं कर सके पार्टी बेसिस पे, और अपनी पार्टी को नहीं ला सके। इनको निशान का मसला हो गया या कोई और बातें हुई। लेकिन ये कहना कि हमें 45 फॉर्म कर दिया है, खुदा न खासा मुझे बताएं हमारे कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगर करना था तो फिर बंदा और कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक, लेकिन आपके लोग इतने अदालतों में गए नहीं है ना जो हारे हैं। हमारे लोग, आपके लोग इतने गए नहीं है। फैसलाबाद सारी डिवीजन जो है वो हार गई आपके सामने। नहीं, तो अदालतों में नहीं गए ना, आपकी वजह होगी, क्यों नहीं गए? नहीं तो ये किधर गए, ये मुझे बताएं, ये क्यों नहीं जाते अदालतों में? तो सर आप ये बताएंगे, सदारती इंतखाब का भी PTI ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मतीला साहब मुझे कहने दें कि अगर हम नहीं गए तो इसका मतलब हम तो माने हैं ना कि जहां हम हारे हैं, हम हार गए हैं। यही मसला है इनका, ये मानते ही नहीं है। वहां राणा सनाला को नहीं जिताया जा सकता था क्या? हमारे साथ रफीक साहब को नहीं जिताया जा सकता था क्या? आपका ख्याल है कि वो कोई खुदा न खास्ता पार्टी, मुझे कोई लॉजिक, कोई आर्गूमेंट है इनके पास?
गुजरावाला में क्या हुआ। अच्छा सर, आप बताएं, अब तो देखें ना, शहबाज शरीफ साहब का जो इंतखाब है वो पहले ही बतौर वज़ीर आज़म उनके ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं अपोजिशन वाले, तो अब ईवान सदर के जो इंतखाब हो रहा है उसका भी बॉयकॉट कर दिया तहरीक इंसाफ ने। तो ये सारा सियासी निज़ाम ही अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होगा कि वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट भी मतराज़ा, वज़ीर आज़म भी और ईवान सदर भी, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं दुआ कर, क्योंकि अदालतों में फिर सारे फैसले होंगे। मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और सीधे रास्ते पे लगाए, और पाकिस्तान को ये जो नुकसान पहुँचा रहे हैं उसके ये काम करें जो आप बात कर रहे हैं कि अदालतों में, ये अदालतों को कब मानते हैं? जो इनके हक में फैसला आता है वो कहता है जी ठीक है, जो नहीं आता तो ये अदालत के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। कौन सा इन्होंने अदारा छोड़ा है? कौन सा किसी की चीज़ पे किसी जगह टिक जाए ना, ठहर जाए कि हाँ ये हम जा रहे हैं तो देख ले उसके जो फैसला आएगा हम मानेंगे। तो सर ये आपकी कंपनी कितना चलेगी, कितना अर्सा चलेगी आपकी? इंशाल्लाह 5 साल चलेगी ये। अच्छा। ऐसे ही लगता है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक दफ़ा आया, इलेक्शन हुए तो हम जा रहे थे, ये असम्बली बन चुकी थी, ये जो नई असम्बली है। पहले तो स्टेट बैंक में नेशनल असम्बली का इजलास होता था स्टेट बैंक की बिल्डिंग में, तो ये 88 में हम अगले इलेक्शन में या उससे अगले इलेक्शन में जा रहे, तो लिफ्ट में बैठे तो साथ कुछ उस वक्त रिपोर्टर होते थे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, तो ये सारे उधर दोस्त होते थे हमारे। तो एक दो मेरे साथ लिफ्ट में बैठ गए तो मुझे कहते हलफ लेने जा रहे थे, कहते जी वापस कब आप जा रहे हैं? तो मैंने कहा वीकेंड पे जाऊंगा। तो कहते हैं कि नहीं, हमारा मकसद सामान बांध के कब आप जा रहे हैं? मैंने कहा अभी तो यार आज आए हैं हम, खुदा का नाम छोड़ दें, हमें आप भेजना भी शुरू कर दिया। तो आप मीडिया वाले ने शुरू किया हुआ कि कब जाएंगे, हुकूमत कितनी चलेगी? हुकूमत चलेगी और इंशाल्लाह चलती रहेगी। 2002 में जो असम्बली आई थी वो एक वोट से, जमाली साहब एक वोट से, आपको याद है, एक वोट से बने थे, वहाँ पे पेट्रियट बनाए गए। चलें ठीक है, अब तो आपके पास बहुत वोट है माशाल्लाह, एक से भी कहीं ज्यादा है। तो सर ये मैं कहता हूँ ये हमने 16 महीने 2 वोटों से निकाले हैं, ये छोड़े, ये चलता रहता है ये सिलसिला। अच्छा, ये सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई साहब के घर पे ये क्या पुलिस की कार्रवाई हो रही है और आप क्या इसकी मज़म्मत करते हैं? बिलावल भुट्टो ने तो कर दी, हालांकि उनका अपना चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। और क्या हो क्या रहा है? मैं तो पढ़ के हैरान हुआ हूँ कि उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ था, इनसे तो ये तो नहीं थी। अच्छा, ये सदारती इलेक्शन से पहले ये जमीन कैसे नजर आ गई? 2 दिन की बात थी, 2 दिन के बाद भी हो सकता है। नहीं, मैंने जो टीवी पढ़ा है कि इंक्रोचमेंट कैंपेन हमने चलाई हुई है। अच्छा, अब आप जो है इस तरह की खबरों पे यकीन करना शुरू हो गए। जब पनामा केस में आप लोगों के खिलाफ खबरें चल रही थी उस वक्त तो सब गलत होता था, अब आप मीडिया की खबरों पर यकीन करते हैं? देखें, बात ये है कि खबरों पे नहीं यकीन करते, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंक्रोचमेंट कैंपेन हमने चलाई है। तो फिर बिलावल भुट्टो को मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी इसकी, आपके ख्याल में? वो आपके इत्तेहादी हैं, उनको मजम्मत नहीं करनी चाहिए? ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, इसमें कौन सी बात है? मैं तो समझता हूँ जिसने भी काम गलत किया, मैंने किया है, किसी ने भी किया, PMLN के किसी बंदे ने किया है। तो सर आपकी जो पार्लियामेंट आई है इसके ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि पार्लियामेंट भी जो है सरकारी टेलीविज़न के सेंसरशिप से महफूज नहीं है, और पार्लियामेंट जो कि बालादस्त और सुप्रीम इदारा है, ये कैसी पार्लियामेंट है कि जिसको सरकारी PTV जो है वो सेंसर कर रहा है? देखिए, मैं मादर पिता जो आज़ादी है ये इस तरह की, उस पर मैं खुद भी हक में नहीं हूँ, मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ। वो कहते हैं मीडिया जो कुछ मीडिया की वजह से डिस्टेबलाइज होता काम नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी बोलने की आज़ादी है आप उसके भी खिलाफ हैं? पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं आपको बोलना चाहिए? अगर आप तकरीरें या गाली गलौज करेंगे या और गड़बड़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये गाँव को तो ना दिखाएं हम। चलें साहब, वो तो खैर एक्सपंज हो जाती है वो, बट एनीवे राना तनवीर साहब बहुत शुक्रिया। ये एक्सपंज से आम आदमी तो एक्सपंज नहीं ना समझता, वो तो आपके लिए मैं सब वो 12 डिले के साथ चलती रह सकती हैं बहुत सी चीज़ें। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।